तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके पे हमें आना चाहिए। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम 1-2 स्टेट से ज़्यादा है। कोई पंजाब में रह रहा है तो उनका नाम बिहार में भी है, पंजाब में भी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनका नाम उस इलेक्शन वोटर लिस्ट में आ रहा है, हर साल आ रहा है। कहीं न कहीं उनके नाम पे वोकस वोटिंग भी होती है। तो ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें मुझे लगता है कि ये पहल हुई है, ये बहुत सार्थक पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए। नमस्कार, पॉलिसी संवाद लोकल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रवि हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही एक गंभीर विषय है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण पर बात करने के लिए हमारे साथ मीडिया के छात्र मोहित जी उपस्थित हैं। आइए मोहित जी से बात करते हैं। स्वागत है आपका मोहित जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहित जी, ये बताइए कि SIR क्या है और जो है इसको लेकर के देश में जो है तमाम पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो SIR क्या है और कैसे ये फायदेमंद है पूरे भारत के मतदाताओं के लिए, विशेष बताएं। सबसे पहले तो रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसा आया हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे को मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि आपने SIR पे बात करी, तो सबसे पहले SIR होता क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बताया, SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। SIR इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है विद द भारतवर्ष में इससे पहले भी SIR कई मरतबा की जा चुकी है। जहां तक मेरी जानकारी है 8 मरतबे इससे पहले भी SIR हो चुका है भारतवर्ष में। SIR करने का इम्पोर्टेंस भी अलग है और ज़रूरत भी अलग है, क्योंकि SIR के माध्यम से हम लोग सबसे पहले तो बहुत क्लियर निष्पक्ष चुनाव की तरफ इशारा करते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि SIR के माध्यम से हम लोग निष्पक्ष चुनाव कर सकते हैं। और वो निष्पक्षता कैसी आएगी? वो ऐसे आएगी कि SIR में जिनका जिनका नाम कटा है, या जो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि कुछ लोगों का नाम कटा है, कुछ लोगों का नाम अभी भी गहन अध्ययन के विषय पे है, तो बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में हर साल की तरफ बिल्कुल आ रहा है। तो SIR इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात बहुत जिम्मेदारी से कही है, और पहले भी इलेक्शन कमीशन SIR कराती रही है। इस बार हमारे बिहार में SIR आया, क्योंकि इलेक्शन तो आप जानते हैं कि हर 5 साल पे होता है, और SIR हर साल भी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं भारतवर्ष में इलेक्शन हो रहा होता है। तो हमारे बिहार से ये शुरुआत हो रही है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि SIR के जरिए हम अपनी वोटर लिस्ट, हम अपनी वोटर क्षमता और अपनी सरकार चुनने का तो मताधिकार हमें मिला है, उसको हम मजबूती से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आजमा भी सकते हैं। आपने बिहार की बात कही, तो बिहार में जो इस बार पुनः NDA की सरकार बन चुकी है और बिल्कुल अप्रत्याशित सीटें आई हैं NDA को 202। किसी ने सोचा नहीं था कि 202, यहाँ तक कि भाजपा वाले भी कहे थे, NDA वाले कहे थे कि 170-80 तक जाएंगे। तो 202, पहले इस विषय में आप क्या कहेंगे जरा बता ले, फिर तो हम अपनी बात को आगे और रखेंगे SIR वाले मुद्दे पर। रवि जी, 202 आपने बोला कि 200 सीटें आई हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड है कि कैसे आ गई ये। इस पे कुछ टिप्पणी करना मेरे विशेष अधिकार में नहीं है, या मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने व्यक्तिगत राय इलेक्टेड विधायकों को ऊपर दूं। जो सीट्स आई हैं और जो सीट जीत के आ रहे हैं विधायक, वो इलेक्टेड विधायक हैं, जनता ने उनको जिता के भेजा है। जो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता ने डिसाइड किया है। और आपको पता है कि हम लोग SIR पे बात कर रहे हैं, तो SIR कहीं ना कहीं मताधिकार की तरफ इशारा करता है, निष्पक्ष चुनाव की तरफ इशारा करता है। तो जो इलेक्टेड विधायक आ रहे हैं, जिस नंबर से भी आ रहे हैं, हमें और उस पूरे देश को, इस प्रदेश को उसका स्वागत करना चाहिए। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, तो उनके बारे में आप क्या कहें? क्या आप चाहते थे इस बार बदलाव हो, या NDA सरकार आने से आप खुश हैं? नहीं, जहां तक मुख्यमंत्री की बात आपने कही, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसा कि सुशासन बाबू उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अपने नाम और अपने कार्यशैली पे बहुत खरे उतरे हैं। बहुत सारे चीजें उन्होंने बिहार को दी हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी, आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो नीतीश कुमार एक बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार प्रदेश के लिए, और मुझे भी ऐसा लगता था कि उन्हें ही विद द अलायंस NDA के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए था, और वो आज वो हैं।
अपने बिजली सड़क पानी की बात की, क्या शिक्षा भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है? क्योंकि हर बार जो बिहार में पेपर लीक होता है ये आम बातें हैं और छात्रगण जब पढ़ने में विरोध करते तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हमेशा होती है। इस बारे में क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि सुशासन बाबू हैं, फिर ये तो नहीं होनी चाहिए उनके सरकार में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाठीचार्ज विद्यार्थियों पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप करप्शन की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, उस पे वो अभी मुझे लगता है कि विचार का विषय है। उस पे मुझे लगता है कि कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो वो एक न्यायालय का भी पक्ष देखना बहुत ज़रूरी है। बट किसी के ऊपर, किसी छात्र संघ के ऊपर या किसी टीचर के ऊपर जो रोजगार और पढ़ाई की बात कर रही है, उसपे कोई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, इसका मैं खंडन करता हूँ। जहाँ तक बात शिक्षा व्यवस्था की है, तो नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था पे भी बहुत सारी डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो बीपीएससी के थ्रू टीचर्स का बहाली हो, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हो। आप देखेंगे कि इस अभी के तत्काल 5-10 सालों में बिहार और बिहारी सरकारी स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी नाम पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब आप देखेंगे कि बेहतर बैठने की व्यवस्था है, बेहतर पढ़ाई सामग्री मिल रही है, कहीं ना कहीं किताबों की भी व्यवस्था बहुत अच्छी से हो रही है और शासन प्रशासन के लोग भी सरकार का साथ दे रहे हैं। तो हमें इस पहल का स्वागत करना चाहिए। आइए पुनः अपनी विषय की ओर लौटते हैं। तो एसआईआर जो है अभी 2026 में जो है बंगाल में चुनाव होने वाला है, 27 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, असम में होने वाला है। तो वहाँ की कई ऐसी पार्टियां जो कह रही है कि नहीं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, ये लागू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीब शोषित वंचित जो है उनका नाम मतदाता सूची से काट करके हटा दे। क्या ये सत्य है या असत्य है? देखिए, ये सत्य है या असत्य है, ये निरीक्षण या क्या नहीं बोलूं? आपको क्या लगता है कि एसआईआर लागू होनी चाहिए नहीं होनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल एसआईआर लागू होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रदेश और जिस इलेक्शन जहां होने वाला, जैसे आपने बंगाल का नाम लिया, असम का नाम लिया, तो मेरे जहन में भी, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं बंगाल, असम और उस साइड के स्टेट्स को लेके। जैसे आप जानते हैं कि कुछ सवाल एसआईआर से पीछे भी हमें लेने चाहिए। जैसे माइनॉरिटीज और मेजोरिटी की बात होती है, मताधिकार तब आगे आता है जब आप अपने लोगों को पहले फिल्टर तो कर लें। और आपको ये बात पता है कि बंगाल में बहुत सारे शरणार्थी हैं, तो क्या वो सही तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में है? क्या वो, ये बहुत जरूरी सवाल है रवि जी, क्योंकि जो शरणार्थी हैं, जो कहाँ से आए हैं, उनके पास वही डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जब केंद्र सरकार इससे पहले उस उन पे भी संशोधन लेके आना चाहती थी, जैसा केंद्र सरकार हमेशा गृह मंत्री भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी, जो हिंदू माइनॉरिटी थी, वो पहले 23% हुआ करती थी, अभी वो घट के 2-4% पे रह गई है। तो बंगाल के जरिए भी बहुत सारे शरणार्थी आ रहे हैं, तो क्या वो सही तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग ले रहे हैं? क्या उनकी जो वैलिडिटी है, क्या उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सही है? तो क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा एसआईआर? जो भारतीय है, जो भारतीय व्यवस्था पे बिलीव करता है, जो भारतीय संविधान पे बिलीव करता है, जिनका घर, जिनके पूर्वज भारतवासी हैं, उन्हें, मुझे लगता है कि एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उन्हें, उन जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, मैं अपने आप को भारतवासी मानता हूं, मेरे पूर्वज बिहार से रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों को, जो प्योर भारतवासी हैं, जो जिन्हें लगता है कि मैं जन्म से नहीं, अधिकार से नहीं, दिल से भी भारतवासी हूं, उन्हें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत कोई एक बात रवि जी मैं और कहना चाहूंगा कि एसआईआर बस एक मोटिव नहीं है। जब आपको प्रमाण करना है खुद को, जब आपको प्रमाणित करना है खुद को कि मैं भारतवासी हूं और भारत के साथ हूं या नहीं हूं, तो आपको बस एसआईआर एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आज एज अ यंगस्टर, एज अ मीडिया स्टूडेंट, हमें देखना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि अगर आपको सरकारी नौकरियां लेनी है, अगर आपको सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेना है, तो आपको कोई विशेष अधिकार नहीं है। जो फॉर्मेलिटीज होती रही हैं, जो नामांकन प्रक्रिया होती रही है, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अप्लाई करते हैं, आपको कॉलेज और या यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाता है। तो वो प्रक्रिया जो है, चाहे सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो एडमिशन की हो, और क्यों ना वो इलेक्शन की हो, तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक तरीका है, उस तरीके पे हमें आना चाहिए। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम 1-2 स्टेट से ज्यादा है। कोई पंजाब में रह रहा है तो उनका नाम बिहार में भी है, पंजाब में भी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनका नाम उस इलेक्शन
वोटर लिस्ट में आ रहा है, हर साल आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके नाम पे वोकस वोटिंग भी होती है, तो ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें मुझे लगता है कि ये पहल हुई है, ये बहुत सार्थक पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपका भी आपसे एसआईआर के मुद्दे पर बात करके बहुत अच्छा लगा। और मोहित जी ने कहा कि अगर आप भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो एसआईआर से डरने की आवश्यकता नहीं नहीं है। और कल भाजपा के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद भी ये कह रहे थे कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से आकर के यहाँ रह जाए। अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपसे कोई कह रहा है कि प्रमाण दीजिए, तो आपको प्रमाण देना चाहिए, पर रहने का अधिकार है। इस एसआईआर के मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए पॉलिसी समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।